तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी नोवेल के बारे में जहाँ तुम्हें कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जो मॉन्स्टर में नहीं दिए गए थे। जैसे योहान सच में कोमा से बाहर आया या नहीं, या फिर असलियत में मॉन्स्टर है कौन। तो आज हम अनदर मॉन्स्टर को कवर करेंगे। तो इसके बारे में एक बात पहले जान लो कि ये एक लाइट नॉवल है जिसे लिखा था नाओकी उरासावा, और इसका नाम अनदर मॉन्स्टर इसलिए भी है क्योंकि इसमें मॉन्स्टर के एंड होने के बाद की स्टोरी कंटिन्यू की गई है। तो तुम्हें पता ही है कि लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि योहान लिबर्टो अपने हॉस्पिटल के बेड पर नहीं था और इसीलिए इसका एंड जो था वो एक क्लिफ हैंगर पर ही छूट गया था। पर फिर उरासावा ने हम फैंस के लिए निकाली अनदर मॉन्स्टर, एंड इसके साथ साथ तुम्हें इसके अंदर काफी एक्स्ट्रा चीजें भी बताई जाएंगी जो मॉन्स्टर में नहीं बताई गई थी, और लास्ट में तुम्हें इसका आंसर भी मिलेगा Who is the another monster? So yes, if you are a monster fan या फिर तुम्हें साइकोपैथ्स और साइकोलॉजिकली चीजें पसंद है तो तुम्हें इसमें बहुत मजा आने वाला है। बट हाँ, इस नॉवल को समझने के लिए तुम्हें मॉन्स्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर किसी ने नहीं देखी है मॉन्स्टर या उसे नहीं समझ में आई है तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी योहान लिबर्टो की वीडियो इधर क्लिक करके देख सकते हो, सिर्फ 15 मिनट की वीडियो, और तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड दूसरी बात, क्योंकि ये एक नॉवल है, ऊपर से नाओकी उरासावा ने ये लिखी है, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है अपने मॉन्स्टर एनिमे से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें हम डीप डाइव मारते हैं कई सारी चीजों को जानने के लिए, और इसीलिए तुम्हें हर एक चीज इस वीडियो में अच्छे से सुननी होगी। और हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम बोर ना हो। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट अगर हो भी रहे हो तो भी यार लास्ट तक देखना, क्योंकि इन द एंड इट्स वर्थ इट। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। अनदर मॉन्स्टर। अब नॉवल को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समराइज कर दूं नॉवल को, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो जहां मॉन्स्टर खत्म हुआ था रूहेमहाइम के मैसेकर के बाद, उसके 3 साल बाद इस अनदर मॉन्स्टर की स्टोरी टेक प्लेस करती है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो एक इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट है, वर्नर वीवर। वो एक दूसरे केस पर काम करता है, लेकिन उसे वो वाला केस ना योहान केस से सिमिलर लगता है, इसलिए उस केस को समझने के लिए ये योहान केस को भी दोबारा ओपन करता है और समझता है। और ऐसे ही बीच बीच में कई सारे लोगों के इंटरव्यूज भी लेता है, जैसे इंस्पेक्टर लुंगे, रूडी गिलन, वही तेनमा का दोस्त, या फिर तेनमा की एक्स एवा हाइनमैन। और अब बस जैसे जैसे हम इसकी केस को समझते हैं उतने ही ज्यादा राज खुलते जाते हैं जो हमें मॉन्स्टर स्टोरी में नहीं बताए गए थे, जैसे हाउ योहान मैनिपुलेट किंडरहाइम 511 की रियलिटी, एंड ऑल्सो द मेन मॉन्स्टर फ्रांज बोनापार्टा की पास्ट के बारे में। और उसकी और कई स्टोरीज की कहानियां भी इसमें बताई गई हैं, लाइक नेमलेस मॉन्स्टर। और लास्ट में आते आते एक ऐसी चीज वीवर को पता चलेगी जो उसे और हमें दोनों को शॉक कर देगी, एंड देन तुम्हें पता चलेगा व्हाई दिस नॉवल कॉल्ड अनदर मॉन्स्टर। इंट्रोडक्शन। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया के सेल्सबर्ग सिटी में एक सेंट उर्सुला क्लिनिक था, जहां रात के 1:05 हो रहे थे, और तभी वहां की रिसेप्शनिस्ट, एक डॉक्टर और एक नर्स को पूरी तरह मार दिया गया था। और एक और बंदे ने किलर को ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन वो उसे सिर्फ बेहोश करता है, मारता नहीं। और अब थोड़ी देर बाद ही जब पुलिस वहां आती है तो रिसेप्शनिस्ट और नर्स की बॉडी तो उन्हें बाहर पड़ी हुई मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर के रूम में जाते हैं तो वहां उसका सर कट डला हुआ था, और उधर वो किलर भी खड़ा हुआ था। उस किलर ने चश्मा पहन रखा था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। वो कहता है 1 2 3 माय मिशन इज कंप्लीट, एंड देन फिर वो उस कुल्हाड़ी से अपने सर को, अब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, एंड देन उन्हें पता चलता है कि इस का नाम था गुस्ताव कॉटमैन, और ये एक सीरियल किलर था। बट अभी भी एक चीज समझ में नहीं आई कि इसने एक बंदे को छोड़ क्यों दिया था। इससे साफ होता है कि ये सेलेक्टिवली सिर्फ उन तीनों को ही मारने के लिए आया था। अब आगे उन्हें एक इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि 1 हफ्ते पहले इसी क्लिनिक में एक बंदा आया था अपना इलाज करवाने, बिकॉज उसे गोली लगी थी, और जिन्होंने भी इसे देखा था उस समय वो ये 3 बंदे ही थे जो अभी मारे गए हैं। हमें यहीं से दिखाया जाता है कि उसी टाउन में एक और मर्डर हुआ था, जैसे सुसाइड बताया जा रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वो असल में एक मर्डर था। नाउ द क्वेश्चन इज हु इज दिस सेकंड किलर। अब जो वीवर था जो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उसे लगता है कि ये जो दूसरा किलर है यही असली मास्टरमाइंड है। कॉटमैन को सिर्फ उसने मैनिपुलेट करके यूज किया है। अब यही केस से उसे दूसरा केस याद आता है जो कि था द योहान लिबर्टो केस, और बस यहाँ से वीवर स्टार्ट करता है योहान केस को समझने की, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा मॉन्स्टर की स्टोरी को दोबारा खोदना, रिवीलिंग द सीक्रेट्स।
तो अब वीवर सबके इंटरव्यू लेना चालू करता है जो भी ऐसे योहान केस से जुड़े हुए थे। इसलिए पहले वो इंटरव्यू लेता है इंस्पेक्टर लुंगी की, और जब वो दोनों बात करते हैं तो उसी बात में हमें ये पता चलता है कि योहान अभी भी कोमा में है। यानी कि जो एंडिंग में हमें दिखाया गया था एक खाली बेड, वो एक इल्यूजन था। मे बी हम उस वक्त डॉक्टर तेनमा की आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उसे तो वो सामने जगता हुआ भी दिखा था, पर असलियत में वो कोमा में ही था। तो यस, 3 साल के बाद भी वो अभी भी कोमा में ही है। आई थिंक यही उसे पनिशमेंट मिली है इतने सारे कांड करने की, बिकॉज ही इज द मॉन्स्टर। तो उसे नर्क में भी नहीं जाने दे रहे। हमें ये भी पता चलता है कि जो रूडी गिलेन था उसने इस योहान केस पर एक बुक भी लिखी थी जो यूरोप की बेस्ट सेलर बन जाती है। इसका मतलब अब सब लोग योहान को जानते भी हैं। और इंस्पेक्टर लुंगी कहता है कि अगर मॉन्स्टर असलियत में एग्जिस्ट भी करता है देन ही इज नॉट योहान। योहान वाज स्पेशल। वीवर पूछता है कैसे। लुंगी कहता है योहान के पास एक गॉड लेवल ब्रेन वॉशिंग एबिलिटी थी, पर जितना ज्यादा वो आगे जाता है वो अपनी डिजायर्स को भी साइड करता जा रहा था। मतलब अब अपनी डिजायर को क्यों साइड करोगे, मतलब उसी के लिए तो आप जीते हो। दैट्स व्हाई ही वाज अ रेयर टाइप ऑफ क्रिमिनल। हमें किंडरहाइम 511 की स्टोरी बताई जाती है कि कैसे योहान ने उसे उड़ाया था। अब किंडरहाइम एक ऐसी जगह थी जहाँ कई सारे बच्चों को डॉक्टर्स कैद करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें वो सिखाते थे मारना, नॉट फिजिकली बट वर्बली। हाउ कैन समवन with words। बट बाद में फिर यही चीज उन्हें बैकफायर भी कर जाती है। तो किंडरहाइम में एक लड़का था जिसे डॉक्टर्स स्लीपिंग पिल्स देकर हमेशा ही उसे नींद में रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसके मुंह से निकले वर्ड्स इस दुनिया को ही खत्म कर सकते हैं। उन्हें लगता था ही इज अ मॉन्स्टर, बट एक मॉन्स्टर को तुम कब तक बंद करके रख सकते हो। एक दिन वो इन पिल्स को भी न्यूट्रलाइज करने का रास्ता निकाल देता है एंड जग जाता है। फिर वो बाहर खड़े गार्ड को मैनिपुलेट करके वहां से निकल जाता है एंड दूसरे बच्चों के पास पहुंचता है। अब वहां कोई भी उसे नहीं जानता था क्योंकि वहां असलियत में किसी भी बच्चे का कोई नाम ही नहीं था। अब उस मॉन्स्टर को यहाँ की फैसिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड इसलिए फिर वो प्लान बनाता है इसे खत्म करने का। पहले वो सब लोगों की मेमोरीज चुरा लेता ताकि उन सब लोगों को अपना नाम तक भी याद ना रहे। अब उन सब की जब मेमोरीज वाइप्ड आउट हो गई थी तो उनमें से कोई भी बंदा, चाहे वो डॉक्टर हो या बच्चे, कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था एंड देन वो एक दूसरे को मारने लगते हैं, जैसा रूवेनहाइम में भी हुआ था। अब वहां से एक बच्चा बच गया था और उसने ये भी बताया था कि सब पागलों की तरह उस मॉन्स्टर को ढूंढ रहे थे जिसने ये सब कुछ करवाया था। और हाँ, जिस बंदे ने ये सब कुछ चालू किया था वो एक काफी हैंडसम बच्चा था जिसके ब्लॉन्ड हेयर थे, बट पता नहीं आखिर क्यों किसी ने उसे नोटिस ही नहीं किया। एंड दैट्स अ मास्टरी ऑफ ब्रेन वॉशिंग ऑफ योहान लीबेर्तो। क्यों ने ये भी याद नहीं रहता था कि उन्हें मैनिपुलेट भी किसने किया है। ऐसा समझो कि योहान मैनिपुलेट ऐसे करता है। अब मैं एग्जाम्पल तो ये वाला नहीं देना चाहता हूँ बट मुझे कोई और आ भी नहीं रहा है। अब जैसे टेस्ट होते हैं वो अपनी जान तक दे देते हैं अपने मिशन के लिए। उनका इतना खतरनाक लेवल पर ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्हें रियलाइज ही नहीं होता कि असलियत में वो कितना गलत कर रहे हैं। सीक्रेट्स ऑफ योहान्स मदर। सो वीवर क्या करता है, योहान की मम्मी के जो भी क्लोज फ्रेंड्स वगैरह या जो भी थे वो उन सब का इंटरव्यू करता है और उससे उसे पता चलता है कि योहान की माँ का असली नाम एना नहीं वेरा सरना था। वो स्कूल टाइम से ही काफी इंटेलिजेंट थी और अपने क्लास की टॉपर भी। देन फिर वो जब अपनी ग्रेजुएशन करती है तो उसके बाद ही फ्रांस बोनापार्टा उसे अपने यूजेनिक एक्सपेरिमेंट में शामिल करता है। इसके बाद वो फिर उसके सारे के सारे पास्ट रिकॉर्ड्स को भी मिटवा देता है। अब जो शॉकिंग चीज हमें पता चलती है इसके बारे में वो ये थी कि वेरा की माँ को ट्विंस होते हैं, एक वेरा और एक उसकी ट्विन सिस्टर। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि वो किसी एक ही बच्चे को बचा सकती है और जो बच्चा बचता है वो थी वेरा। अब इसकी दूसरी ट्विन सिस्टर की डेथ का ट्रॉमा उसकी माँ के दिमाग में रह जाता, इसलिए उसकी ट्विन सिस्टर के मरने के बाद भी वेरा की माँ उसे उसकी सिस्टर से ही कंपेयर करती रहती थी। बाय द वे उसने उसका नाम एना भी रखा था। अब वेरा को भी कभी कभी लगता था कि शायद उसकी वजह से ही उसकी ट्विन सिस्टर मारी गई, इसलिए उसे ही उसकी जगह को भरना होगा अपनी माँ के लिए। इसलिए वो कभी कभी ये भी कहती थी कि मुझे अपनी बहन की तरफ का भी पढ़ना होगा, मुझे उसकी तरफ की भी खुशी देनी होगी। इसका मतलब उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसे एक ही बॉडी में रहकर दुगना काम करना पड़ रहा है, यानी कि 2 जिंदगी जीनी पड़ रही है, एक खुद की और एक अपनी बहन की। अब यही चीजें उसे काफी ट्रॉमा भी देती हैं। और इससे तुम्हें ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों वेरा अपने ट्विंस आना और योहान को सेम ड्रेस पहना के रखती थी, वो भी गर्ल्स की। ब्रेन वॉशिंग। सो नाउ द मेन पॉइंट, हाउ योहान ब्रेन वॉश द सीरियल किलर्स। तो अभी वीवर इंटरव्यू कर रहा था इंस्पेक्टर लुंगे का। सो वो उसे बताता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को कहेंगे ना कि
कि वो अपने घर से लेकर कहीं का रास्ता बनाए, तो वो सबसे पहले अपने घर को ही ड्रॉ करना चालू करेगा, देन वो आगे का मैप बनाएगा, लेकिन वो चालू अपने घर से ही करेगा। इसे हमें ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि जो ये अपना घर है ये उनका सेंटर है इस पूरी दुनिया का। ऐसे हमारे माइंड के अंदर भी एक सेंटर होता है, एक एक्सिस होता है जिसमें हमारी आइडेंटिटी होती है। अगर तुम उस सेंटर को हटा दो तो तुम्हारा ओरिजिन ही खत्म हो जाता है। ना यू आर लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी, जैसे कुछ नहीं पता है सही या गलत के बारे में, और जो भी तुम उससे कहोगे वो चुपचाप फॉलो करेगा। जब तुम्हारा सेंटर ही निकल जाता है ना, उस वक्त यूहान उस बंदे को कुछ सोचने का मौका ही नहीं देता है, बस अपनी बातों में उन्हें फंसाता है। एग्जाम्पल जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा सेंटर जो है वो हमारा होम है। सोचो अगर तुम होमलेस हो जाओ और एंड देन फिर कोई तुम्हें घर ऑफर करे रहने के लिए, तो तुम्हारी नजरों में तो वो बंदा भगवान बन जाएगा, एंड देन तुम उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हो। इधर होमलेस आइडेंटिटी को बोला गया है। अब सीरियल किलर्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूहान उन्हें ऐसा फील कराता था जैसे वो उन्हें पूरा समझता है, क्योंकि साइकोपैथ ऐसी बनते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। उनकी थिंकिंग काफी अलग रहती है और इसी चीज से वो काफी डिसअपॉइंट भी रहते हैं और दूसरे लोगों से काफी अनकनेक्ट भी। पर जो यूहान था उसे पता था उन्हें कैसे समझना है। वो उनसे हमेशा खुश होकर बात करता था और उन्हें हमेशा हर बात पर सपोर्ट भी करता था, और बस ये थोड़ा सा प्यार देकर वो उन्हें कंट्रोल करता है और उनसे अपना काम निकलवाता था। अब यूहान को ये पता चल गया था कि कैसे किसी का भी सेंटर ऑफ माइंड चुराना है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी को चुराने के लिए सिर्फ उसे उनके नाम की जरूरत पड़ती है। और ये सब बोनापार्टा की बुक से रिलेटेड है। अभी आगे पता चलेंगे उसकी बुक्स की और कहानी। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब वीवर रूडी गिलिन का भी इंटरव्यू करता है और उससे इंटरव्यू करने के बाद उसे पता चलता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। गिलिन बताता है कि डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो तभी होता है जब एक ह्यूमन के अंदर कई सारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और इसे समझने के लिए वो एक एग्जांपल से हमें समझाता है। फ्लैश लाइट इन द डार्क रूम। तो जो डार्क रूम है वो हमारा हार्ट है, जहाँ हर तरह की इमोशंस और फीलिंग्स है, लेकिन जो हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है वो डिपेंड करती है कि हम वो लाइट हार्ट में किस दिशा में मार रहे हैं। अगर मैं उस फ्लैश लाइट की डायरेक्शन को हल्का से इधर उधर कर दूं तो शायद मैं कोई और इंसान बन जाऊं। अब मल्टीपल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बंदा होता है, अभी सही से सुनना तो मैं अच्छे से समझ में आएगा मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, जो बंदा होता है उसे वो चीजें नहीं पसंद थी जहाँ उसकी फ्लैश लाइट अभी पड़ रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी फ्लैश लाइट की डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज भी कर ले। जैसे बर्चित जो अम्बी था वो एकदम सीधा बंदा था, जो किसी पर भी हाथ वगैरह नहीं उठाता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि इन सारे पापी लोगों को सिर्फ मार की भाषा समझ में आती है, प्यार की नहीं। लेकिन ये मार कुटाई वगैरह उसके उसूल के खिलाफ थी, इसलिए उसे डर लगता था अपनी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने में। एंड अब जब उस पर्सन पर हिम्मत नहीं होती है अपनी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करने की, तो वो पता है क्या करता है, वो और कई सारी लाइट्स ले आता है और उन्हें उस जगह पर लगा देता है जहां उसे चाहिए थी। एंड दिस इज हाउ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोर्न। और ऐसे ही अम्बी ने भी नई लाइट्स लगा दी थी, एक अपरिचित लोगों को सबक सिखाने के लिए और एक रेमो उसकी गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए। इफेक्ट्स ऑफ बोनापार्टा एंड किंडरहाइम। सो हमें एक स्टोरी बताई जाती है कैसे एक बंदे पर बोनापार्टा की बुक्स का असर होता है, और वो सब बुक्स को छोड़ने के बाद भी उसकी जिंदगी नरक बन गई थी। तो इस बंदे का नाम था सबोटका, और ये छोटे में बोनापार्टा के क्लब में था जहाँ वो बच्चों को बैठाकर अपनी स्टोरीज को सुनाता था। अब बाद में आगे 25 साल की उम्र में ये शादी करता है। 2 साल के बाद उन्हें एक बेबी होता है जो कि 1 साल में ही मर जाता है, और उसकी मौत का रीजन किसी को नहीं पता था। अब 1 साल के बाद उनका एक और बच्चा होता है, और जब वो 1 साल का होता है तो उसके साथ भी सेम चीज होने लगती है और उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर ने बताता है कि ये जो आपका बच्चा था ये सुसाइड करना चाह रहा था, इसलिए ये सही से खा नहीं रहा था। अब जैसे तैसे बच्चा तो बच जाता है, लेकिन जब ये लोग घर आते हैं तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही हमारा पहला बच्चा भी मारा गया और ये दूसरा भी मरते मरते बचा है। अब सबोटका ये सुनकर शॉक हो जाता है कि उसकी वजह से कैसे। वो कहते हैं तुम्हें नहीं पता कि कैसे अपने बच्चों को प्यार करते हैं या कैसे स्माइल करते हैं, या तुमने कभी नोटिस करा है कि तुम्हारा कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। तुम्हारे इन एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर उन बच्चों को लगता था कि जैसे तुम उन्हें हिट करते हो, और इसीलिए वो अपने आप को मारना चाह रहे थे। तो ये जो एक्सप्रेशन लेस इम्पैक्ट जो इसके ऊपर हुआ था, तो ये बचपन में बोनापार्टा की बुक्स पढ़ने की वजह से हुआ था। और अगर तुम नोटिस करोगे तो ये केस सिमिलर सा है। नहीं जानते? गैस करो। चलो बता देता हूँ। वुल्फगैंग ग्लिमर, उसकी भी बीवी और उसके बच्चे उसे छोड़कर गए थे,
इसी एक्सप्रेशनलेस चेहरे की वजह से। उसने कहा था कि जब उसका बच्चा मरा था तब उसके चेहरे पर कोई इमोशन ही नहीं था, और वो ऐसा एक्सप्रेशनलेस इसलिए था बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ किंडरहाइम, द मैन बिहाइंड मॉन्स्टर। So the question is, who created the monster? Simple, Franz Bonaparte. Real name Klaus Pope. So इस नॉवल में भी बोनापार्टे के बारे में भी काफी कुछ बताया, लेकिन मैं थोड़े मेजर पॉइंट्स ही बताता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। So बोनापार्टा इज अ जीनियस। उसे पता था, उसने ये डिस्कवर कर लिया था कि अगर तुम किसी का नाम स्टील कर लो तो वो आदमी खत्म हो जाता है, और यही चीज वो सबसे पहले अपने बाप पर टेस्ट करता है। वो अपने बाप का ही नाम स्टील कर लेता है बिकॉज ही इज अ जीनियस। तो उसने एक टेक्निक बना ली थी कि वो कैसे मैनिपुलेट करके किसी का नाम चुरा सकता है, और उसके बाद जब वो अपने बाप को तड़पते हुए देखता है अपनी नेम और आइडेंटिटी के बिना, तो वो समझ जाता है कि इस चीज को वो मैनिपुलेशन के लिए यूज कर सकता है, और ऐसे ही वो करता भी है, और ना जाने वो कितने लोगों को मैनिपुलेट करता है। और हाँ, जो उसकी फेरी टेल वाली स्टोरीज थी वो भी इससे रिलेटेड थी। बट यूजेनिक एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे प्यार हो जाता है योहान की माँ से, एंड देन उसे रियलाइज होता है कि जो भी उसने अभी तक किया ये सब कुछ कितना गलत था, एंड इसीलिए फिर वो रेड रोज मेंशन में सबको उड़ा देता है जो भी इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे, और अपने आप को भी मरा घोषित करके वहां से निकल जाता है ताकि ये लोग एक नई फ्रेश स्टार्ट कर सके। एंड देन फिर वो नीना से कहता भी है, यू आर बोथ ब्यूटीफुल, यू डोंट हैव टू बी मॉन्स्टर लाइक मी, ह्यूमंस कैन बिकम एनीथिंग, फेरी टेल ऑफ मॉन्स्टर। तो अब वापस हम स्टोरी में आते हैं। बीवर को काफी सारे इंटरव्यू करने के बाद ये भी पता चलता है योहान की एक फेवरेट बुक भी थी जिसका नाम था डॉन इन द डार्कनेस, रिटन बाय फ्रिट्ज विंडलर। अब इस कहानी में क्या होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है डॉन, वो अपनी सोल एक डेविल को बेच देता है, एंड उसे एक वरदान मांगता है कि वो इवल लोग या क्रिमिनल्स जो भी हैं उन्हें खत्म कर सके। पावर मिलने के बाद जो भी इवल या क्रिमिनल्स थे उन सबको खत्म करने लगता है। अब इसकी पावर में ना एक और चीज थी कि वो जिस भी क्रिमिनल को मारेगा उसकी सोल उसके अंदर आ जाएगी, एंड ऐसे ही करते करते एक पॉइंट आता है जहां वो खुद इवल बन जाता, लाइक व्हाट हैपेंड टू लाइट यागामी। अब ऐसी ही दो और नई बुक्स आई थी, द स्लीपिंग मॉन्स्टर एंड द अवेकनिंग मॉन्स्टर, रिटन बाय हरमन फोर्ड। अब मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि ये जो ऊपर वाली स्टोरी भी थी और ये जो दोनों नई स्टोरी बताई है, इन तीनों का ही आर्ट वर्क काफी ज्यादा बोनापार्टा से सिमिलर है, और वो इसलिए क्योंकि ये जो हरमन फोर्ड है वो एक्चुअली में बोनापार्टा का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, एंड उसके साथ बैठकर उसने कहानियां भी सुनी है, बाकी उसके यूजेनिक एक्सपेरिमेंट का भी साथी रहा है। और हाँ, जो ऊपर वाली बुक थी डॉन इन द डार्कनेस, वो भी इसी ने लिखी है, बस इसने अपना नाम चेंज कर दिया था, लाइक बोनापार्टा डिड विद हिज बुक्स। सो अब सुनते हैं द स्लीपिंग मॉन्स्टर की कहानी। हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही सुंदर गांव है जहाँ सब के सब प्यार से रहते थे, लेकिन उन सबको एक दूसरे का नाम नहीं पता था। ऐसा कहा जा रहा था कि उनका नाम किसी ने उनसे छीन लिया था, एंड देन उसके बाद एक गांव में एक रूमर फैलता है कि एक मॉन्स्टर है उनके गांव में एक केव के अंदर कैद जो कि सो रहा है, एंड उसे उन सब के असली नाम पता है। अब वो पूरा गांव उस मॉन्स्टर को ढूंढता है, एंड वो जाकर पहुंचते हैं सीधा उसकी केव पर, बट उस मॉन्स्टर पर एक स्पेल चलाया गया था जिसकी वजह से वो गुफा के अंदर बंद था और सो रहा था। अब थके हुए जो गांव के लोग थे वो भी वहीं गुफा के बाहर सो जाते हैं, एंड देन उन्हें एक सपना आता है जिसमें वो मॉन्स्टर आता है और उन सबको उनके नाम दे देता है। उन्हें लगता है कि हाँ, मॉन्स्टर ने सपने में आकर उन्हें उनके नाम दे दिए, और फिर वो जाकर उन नामों से एक दूसरे को बुला रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रियलाइज होता है कि ये सारे नाम फेक है, एंड देन उन्हें खुद की आइडेंटिटी पर ही शक होने लगता है कि वो असल में है कौन। और जब उन्हें खुद पर शक होता है तो उन्हें एक दूसरे पर भी शक होने लगता है कि ये लोग कौन है फिर। एंड देन ऐसे ही धीमे धीमे उनके बीच में लड़ाई होने लगती है, और फिर एक पॉइंट आता है जब उस गांव में एक भी बंदा नहीं बचता और वो पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो तुमने इससे ये तो सीख लिया होगा कि जब उन पर नाम नहीं था तो कितनी खुशी से रह रहे थे, लेकिन जब उन्हें नाम दिया गया चाहे वो फेक ही था, और जब उनसे वो नाम छिन गया तब उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। ऐसा सोचो कि तुमने किसी को PS5 दे दिया, अब जब उसने खेलना चालू किया तब उसे पता चलता है कि वो फेक PS5 था, तो देखो यार उसे फिर दर्द होगा। पर ऐसा सोचो जब उस पे PS5 नहीं था तो उसे उस दर्द की भी फीलिंग नहीं हो रही थी, वो एकदम चिल था। तो वही वाला कॉन्सेप्ट था ये। अब तुम्हें इस स्टोरी से साफ पता चल रहा होगा कि जो हरमन फोर्ड था वो बोनापार्टा की आइडियाज और लेगेसी को आगे ले जा रहा था इन बुक्स के जरिए। एंड जो द अवेकनिंग मॉन्स्टर की कहानी है जो इसने ही लिखी है वो मैं तुम्हें इस नॉवल के खत्म होने के बाद सुनाऊंगा, क्योंकि शुरुआत में ही नाओकी उरासावा ने खुद ये कहा है
कि इस नॉवल को पूरा खत्म करने के बाद ही तुम्हें द अवेकनिंग मॉन्स्टर पढ़नी चाहिए, तभी वो तुम्हें समझ में आएगी। सो अब खुद उरासावा सेंसे ने कहा है तो इनकी बात कौन नकार सकता है। ही इज अ जीनियस, तो मैं तो मानूंगा। द एंड कंक्लूजन। वीवर हरमनफर के बुक के पब्लिशर से बात कर रहा था। वो उसे पता चलता है कि हरमनफर की जो बुक्स थी एक जने ने खरीद ली। फिर उसका पब्लिशर उसे बताता है कि उसके कई सारे फैंस भी हैं। अभी एक ऑर्डर आया था, किसी एक बंदे ने हरमनफर की बुक्स की कई हजारों कॉपीज मंगवाई थी। अब ये सुनकर वीवर की फट जाती है कि इस वाली बुक्स को कौन इतनी मात्रा में मंगवा रहा है और कौन पढ़ रहा है। अब जैसे ही वो बताता है कि ये बुक्स को एक सेमिनार में पढ़ने के लिए बुलाया है, अब ये सुनकर उसकी गांड फट जाती है कि इतनी मात्रा में, मतलब जो बोनापार्टा एक छोटे लेवल पर करता था, ये अब बंदे एक बड़े लेवल पर करवाना चाह रहे हैं। अब वीवर को उससे ये भी पता चलता है कि उसकी एक नई बुक भी पब्लिश होने वाली है जिसका नाम होगा द अवेकनिंग मॉन्स्टर। हरमनफर को ये समझो कि ये बोनापार्टा का ये एक सक्सेसर होने वाला था और ये और योहान मिलकर बोनापार्टा के आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे थे। और हाँ, यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि हरमनफर ही था जिसने उस क्लिनिक में उन तीनों लोगों को मरवाया था। एक्चुअली में क्या हुआ था कि मैंने तुम्हें बताया था कि एक और उस टाउन में मर्डर हुआ था जिसे बताया गया था, तो वो एक्चुअली में इसी ने किया था। और ये मर्डर करते समय इसे गोली लग जाती है, तो उसके लिए वो क्लिनिक जाता है। अब क्लिनिक में ये तीनों लोग, रिसेप्शनिस्ट, नर्स और डॉक्टर, इसे देख लेते हैं, तो इसलिए फिर ये कॉटमैन को मैनिपुलेट करता है और इन तीनों को मरवा देता है। और कॉटमैन तो फिर अपने आप को मार ही लेता है। एक तरह से ये उन लोगों को मार रहा था जिसने भी इसकी शक्ल देखी हो, लाइक योहान इरेजिंग ऑल द मेमोरीज। बाकी बोनापार्टा और बाकियों को तो योहान ने पेल ही दिया था, तो नाउ हरमनफर को अब जानने वाला भी कोई नहीं था। अब वीवर सब कुछ समझ गया था सुनने के बाद कि ये कहाँ चीजें सारी जा रही, और उसने ये केस सॉल्व कर ही लिया था। अब वीवर अपने होटल में बैठा हुआ था, तभी उसे फोन आता है हरमनफर का। वो कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वीवर कहता है क्या? वो कहता है मेरी नई बुक की मैन्युस्क्रिप्ट, मैं आ रहा हूँ। वीवर कहता है कहाँ हो तुम, कितनी देर में आ रहे हो? वो कहता है अभी। वीवर कहता है अभी? तुम हो कहाँ? वो कहता है यही हूँ, तुम्हारे साइड वाले रूम में। एंड बूम, इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसके बाद वीवर का कोई आता पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, कहाँ गया। He was disappeared. But then 7 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि बोनापार्टा की जितनी भी बुक्स थी उन सबको ऑक्शन में लगाया जा रहा था। और तभी एक जर्नलिस्ट ये नोटिस करता है और वो जाता है उस ऑक्शन में, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि वो सारी की सारी बुक्स एक ही बंदे ने हाई रेट पर खरीद ली थी। जो वो नाम देखने जाता है उस बंदे का, तो उसका नाम था वर्नर वीवर। अब वो जर्नलिस्ट उस आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है। वो देखता है तो वो वर्नर वीवर नहीं था। और फिर उससे बात करने के बाद वो उसे बताता है कि वो किसी के कहने पर यहाँ आया था ये ऑक्शन करने के लिए, और उन्होंने ही उसे ये नाम यूज करने को कहा था। उन्हें लगा था कि ये नाम यूज करने पर कोई ना कोई उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा। एंड देखो आप आ गए। वो जर्नलिस्ट पूछता है कि ये जो बंदे ने तुम्हें ये काम दिया था वो है कौन? वो कहता है वैसे मुझे भी पहले नहीं पता था ये कौन है, बट एक दिन मैंने इसे टीवी पर देखा था, वो भी एक वर्ल्ड लीडर के साथ। आई वॉज शॉक्ड कि ये इतना बड़ा आदमी है। और हाँ, वो लास्ट में ये भी बताता है कि उसने वो सारी की सारी बुक्स वगैरह इसलिए खरीदी है क्योंकि वो दोबारा यूजेनिक एक्सपेरिमेंट को चालू कर रहे हैं, और वो भी उस वर्ल्ड लीडर के सुपरविजन के अंदर। और यही ये नॉवल खत्म होती है भाई साहब, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट अब गवर्नमेंट लेवल तक हो रहा है। एंड अब जैसा मैंने कहा था नॉवल खत्म हो गई है, तो अब हम बात करेंगे द अवेकनिंग मॉन्स्टर। तो अब इसकी कहानी क्या थी? ये एक गुफा होती है और वो पत्थरों से बंद थी और उसके अंदर एक मॉन्स्टर था, लाइक इन द स्टोरी ऑफ द स्लीपिंग मॉन्स्टर। अब एक दिन एक लड़का उस मॉन्स्टर के बारे में पता लगाता है, तो वो उसे जगाने का सोचता है। अब वहाँ गाँव में कोई एल्डर था, वो उसे बताता है कि वो गुफा तभी खुलेगी जब तुम उस शख्स का नाम लोगे जिसे उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। अब बस उसे वो नाम ढूंढना था। एक दिन उसके गांव में शादी होती है, तो वहाँ वो उन दूल्हा दुल्हन का नाम सुन लेता है। एंड अब वो सोचता है कि यही लोग हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है, और वो भागते हुए पहुंचता है गुफा पर, और फिर वो उन दूल्हा दुल्हन के नाम पुकारता है, लेकिन वो गुफा नहीं खुलती। अब उनके गाँव में एक काफी तगड़ा बंदा था जिसे सब पसंद करते थे,
वो सोचता है कि शायद ये वो बंदा हो सकता है, इसलिए वो जाता है उस गुफा के सामने और उसका नाम पुकारता है, लेकिन तब भी वो गुफा नहीं खुलती। अब उसके गांव में एक औरत भी थी जिसकी आवाज के सब दीवाने थे। वो उसका नाम भी बोलता है जाकर गुफा के सामने, बट तब भी गुफा नहीं खुलती। अब वो कई और जनों के भी नाम उसके सामने जाकर बोलता है, लेकिन कोई काम नहीं बनता। एंड अब वो कोशिश करना भी छोड़ देता है। तभी एक दिन उसे एक औरत मिलती है जो कि रो रही थी, क्योंकि जो उसका बच्चा था वो एकदम से गायब हो गया था। अब वो जाता है और उससे उसके बच्चे का नाम पूछता है, तो कोइंसिडेंटली उस बच्चे का नाम भी वही था जो उस लड़की का नाम था। और अब वो भागकर दोबारा जाता है केव पर और उस बच्चे का नाम लेता है, यानी कि वो अपना खुद का नाम लेता है। और इस बार वो गुफा खुल जाती है और अंदर वो देखता है तो वहां एक मॉन्स्टर था। एंड देन वो मॉन्स्टर उसे खा लेता है बिकॉज उसने अपना नाम ऑफर करा था उससे। और बस यही ये स्टोरी खत्म हो जाती है। और आई थिंक जो ये मॉन्स्टर था ये मुझे वही वाला मॉन्स्टर लग रहा है बिकॉज उसकी क्लोथ्स भी काफी सिमिलर है उससे। एंड फैंस का ये भी कहना है कि उन्हें ये लगता है कि ये स्टोरी एक और चीज सिम्बलाइज करती है। ये जो मॉन्स्टर है वो योहान है एंड ये जो लड़का है वो उसके विक्टिम्स हैं। तो वो भी ऐसे ही अपने विक्टिम्स को फंसाता है ताकि वो उनसे उनका नाम निकलवा सके एंड देन वो उन्हें मैनिपुलेट करता है। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, पूरी नॉवल पढ़ना, फिर समझना एंड देन उसे इजी भाषा में बताना। सच में मेरी फट गई। और हाई पॉइंट भी दे देना। पता नहीं यार उससे क्या होता है, लेकिन फ्री के हैं तो भाई दे दो ना, क्या पता व्यूज बढ़ जाए। और हाँ, अगर तुम्हें मॉन्स्टर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो ये दोनों एकदम परफेक्ट वीडियो, जाकर अभी देखो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।